यूनिवर्सल सिविल कोड क्या होता है? आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताऊँ मैं आपको। तो यूनिवर्सल सिविल कोड क्या बोलता है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आर्मी का पहले। आर्मी का क्या रूल है कि हर इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन से है, उसको आर्मी के जो नॉर्म्स हैं, आर्मी के जो रूल हैं, आर्मी के जो नियम कायदे हैं, उसको मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, जैन हो, कोई सा भी हो, सबके लिए सेम नॉर्म्स होगा। अगर आपके कमांडर ने बोला कि फायरिंग करो तो फायरिंग करना है। बट इसके साथ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूसीसी का कैसे अप्लाई होता है कि सिख जो है वो टर्बन लगाएंगे। अब अगर वो टर्बन यूज़ कर रहे हैं तो जो टर्बन जो इनका हेलमेट है वो यूज़ नहीं कर सकते। वो सिख टर्बन लगाएंगे और हाथ में कड़ा लगाते ही हैं। टर्बन मतलब क्या होता है? पगड़ी लगाएंगे, हाथ में वो कड़ा डाल के रखते हैं। लेकिन हिंदू लोग कड़ा नहीं डालते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लगता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी रिलीजन से हो, कुछ भी हो, आप पर्सनल लेवल पे मैटर नहीं करता है, जो बाहर है सबके लिए है, वो कॉमन रहेगा। मतलब अगर यूसीसी अप्लाई हो जाता है आर्मी के अंदर तो सिख पगड़ी नहीं बांध सकता, मुस्लिम बियर्ड जो थोड़ा सा रखते हैं वो नहीं रख सकते, मतलब सबके लिए सेम लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन के रेस्पेक्ट में यूसीसी का प्रॉब्लम है कि कोई भी जो दूसरा रिलीजन है, कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन है, वो यूसीसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उस रिलीजन का, चाहे वो हिंदू हो तो मुस्लिम की जो भी चीज़ें कॉमन है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सबको मानना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल के लिए हमने समझा कि यूसीसी कैसे डिफ़र कर रहा है। अभी इसके कुछ स्टेटमेंट्स पहले पढ़ते हैं हम लोग कि यूसीसी कैसा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड is proposed set of laws in India that would apply equally to all the citizens regardless of their religion in personal matters like marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. इसका मतलब क्या है कि यूसीसी उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया है एक सेट ऑफ लॉज, एक इक्वल सेट ऑफ लॉज जो है सबके लिए सेम सेट ऑफ लॉज को प्रपोज किया, जिसमें ये बोलते हैं कि कोई भी आपकी रिलीजन हो, आप पर्सनली किसी भी चीज़ को मानते हो नहीं मानते हो मैटर नहीं करता, सबके लिए सेम लॉज एप्लीकेबल होगा। अब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें लगता है कि ये ठीक है, जो गरीबों के लिए है वही अमीरों के लिए है, जो रोड के साइड वाले बंदे के लिए है वही 3 BHK वाले बंदे के लिए, सबके लिए सेम है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक पब्लिक प्लेस में हो तो आप मंदिर के सामने सर झुकाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि हिंदू लोग मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, मुस्लिम मस्जिद के सामने सर झुकाते हैं, पंजाबी या फिर सरदार सिख जो हैं वो गुरुद्वारे के सामने करते हैं। बट अगर यूसीसी आता है तो एक सिंगल प्लेस है, वहाँ पे सभी को सर झुकाना है, ठीक है, और सभी के लिए सेम चीज़ होना है। अब यहाँ पे पर्सनल मैटर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैरिज का, कि हिंदू रिलीजन में क्या है कि एक पर्सन एक ही के साथ शादी करेगा, एक मेल जो है वो एक ही के साथ, मोनोगैमी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोगैमी। एक पर्सन एक ही के साथ शादी करेगा, इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। तो मोनोगैमी एप्लीकेबल होता है हिंदू रिलीजन के अंदर। बट अगर इस्लाम की बात करें तो वहाँ पे पॉलीगैमी होता है। पॉलीगैमी का क्या मतलब है कि एक इंसान जो है कई सारी लेडीज़ के साथ शादी करता है, 4 के साथ, 5 के साथ शादी करता है। अब एज अ मुस्लिम पर्सन मुझे यूसीसी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज़ अगर यूसीसी अगर अप्लाई होता है तो फिर मैं मल्टीपल शादियाँ नहीं कर सकता हूँ। बट एज अ हिंदू मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है कि कोई भी मुस्लिम जो है वो मल्टीपल शादी नहीं कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, कॉन्फ्लिक्टेड पॉइंट्स है यूसीसी का, कि क्यों लोग, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये यूसीसी कहाँ पर एड ऑन हुआ है? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल देखो, हमें पता है कि आर्टिकल 1 to 11 जो है, आर्टिकल 1 to 11 जो है वो नॉर्मल आर्टिकल्स है, जिसमें 1 से स्टेट का डेफिनेशन, यूनियन का डेफिनेशन आता है, और 11 में जाके हम सिटीजनशिप तक पढ़ते हैं, ठीक है। यूनियन से लेके सिटीजनशिप तक जो है 1 से लेके 11 तक जाता है, 12 तक जाता है, ठीक है। 13 से लेके 32 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ऐसे राइट्स जो कोई छीन नहीं सकता, वो हर एक इंसान जो भी इंडिया की धरती पे है उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, उनको वो चीज़ें मिलेगा, ठीक है। अभी आर्टिकल 33 से जो है
51 तक जो है वो डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक स्टेट को जो है करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्टेट करेगा ही करेगा या उस चीज़ के लिए वो बॉन्डेड है। ये कुछ गाइडलाइंस है जो एक स्टेट को मानना चाहिए, अगर कंट्री को, अगर एक स्टेट को, अगर हम एक प्लेस को अच्छे से रन करना चाहते हैं तो उसी में आर्टिकल 44 में ये एड ऑन हुआ है, जिसमें ये बोला गया है विच गाइड्स द गवर्नमेंट टू स्ट्राइव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन बट डज नॉट मेक इट लीगली इन्फोर्सेबल। इस लीगली इन्फोर्सेबल क्यों है? क्योंकि डीपीएसपी में डाला गया है। डीपीएसपी का मतलब ये है कि ये एक सजेशन है, ये एक तरीका है जिसको हम स्टेट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट इसको क्या कर सकता है? फोर्स में लेके आ सकता है, काम में लेके आ सकता है, ताकि उस स्टेट का, उस जगह का, उस कंट्री का अच्छा हो सके। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना डीपीएसपी जो होता है ना, वो स्टेट चाहे तो अप्लाई करेगा, स्टेट ना चाहे तो नहीं करेगा। कोई स्टेट इसको कर सकता है, कोई स्टेट नहीं करेगा। वो हर स्टेट की अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, और हर स्टेट की अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस पे कोई क्वेश्चन हम उस पर कोर्ट में ये नहीं जा के बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे पे, गुजरात तो ये चीज़, ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर रही है और राजस्थान एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दिल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस बिहाफ पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। किसके अंडर? डीपीएसपी के अंदर। समझ में आ रहा है? तो डीपीएसपी क्या है? नॉन कंपल्सरी। ठीक है, तो अभी इसको शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि यूसीसी क्या है, कि एक प्रपोज सेट ऑफ लॉज है जो कि हर एक इंडियन पे, हर एक इंडिया के हर एक सिटीजन पे इक्वली जो है वो अप्लाई होगा, regardless of your religion or your personal stuffs. It is been mentioned into Article 44, as Article 44 does comes under DPSP, so it is legally not enforceable by rule of law. आगे बढ़ते हैं। The UCC aims to promote equality and justice by replacing diverse personal laws based on the religious customs with the unified legal framework. UCC का एम क्या है? UCC का टारगेट क्या है? UCC का टारगेट क्या है? इक्वलिटी को प्रमोट करना, मतलब हम सभी लोग बराबर हैं, इस भावना को बढ़ाने का जो है टारगेट है UCC का। एंड जस्टिस बाय रिप्लेसिंग डाइवर्स पर्सनल लॉज। अब हर एक रिलीजन का अलग अलग पर्सनल लॉज होता है, कि हिंदू में एक शादी कर सकते हैं, मुस्लिम में हम मल्टीपल शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक रिलीजन का अपना स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन सबको याद रख पाना हर एक कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंगल लॉज, एक सिंगल नियम लेके आ रहे हैं, जिसमें वो इंसान किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, उसके लिए सेम चीज़ अप्लाई होगा। इस बीच में जो भी खड़ा रहेगा, किसी भी रिलीजन का, कहीं का भी इंसान रहेगा, उसके लिए सेम रूल अप्लाई होंगे। दिस वुड help eliminate gender discrimination and ensure equality rights for all the citizens. Obviously अगर इसके अंदर कोई भी खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़का हो, लड़की हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम लॉज अप्लाई होंगे। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, कहीं ना कहीं भेदभाव कम होगा, और इक्वल राइट्स सभी के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिसेस लाइक ट्रिपल तलाक, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ जाता है। ट्रिपल तलाक क्या था कि आज से कुछ टाइम पहले अगर मुस्लिम के अंदर इस्लाम कम्युनिटी में, इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी में क्या था कि अगर पति पत्नी कोई भी जो है अगर ऐसे बोले 3 बार अगर तलाक 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 बोल दे, तो उनकी ऑफिशियली डाइवोर्स हो जाती थी। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता था? नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में हमेशा सिचुएशन चेंज हो जाती है। नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा था कि जो मेल पर्सन थे मुस्लिम कम्युनिटी में, शादीशुदा घर में जो मेल पर्सन थे, वो डोमिनेंस करने लग गए इस चीज़ को। वो क्या कर रहे थे, अगर फीमेल के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो वो तलाक 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 करके जो फीमेल मुस्लिम थी उनको काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और उनको इसकी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होनी स्टार्ट हो गई ट्रिपल तलाक का, जिसको पीएम मोदी सर के थ्रू, उनके गवर्नमेंट के थ्रू ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया गया कि अब तलाक 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 3 बार बोलने से कोई भी तलाक ऑफिशियली नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है एग्जांपल के लिए, ट्रिपल तलाक हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनफेयर टू द वुमेन एंड यूसीसी कुड एड्रेस सच इश्यूज। समझ में आ गया? रिसेंटली
उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी इन मार्च 2024। उत्तराखंड जो है, यूके जो है, वो पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को जो है 2024 मार्च में अप्लाई किया है अपने स्टेट के अंदर। मैंने आपको बताया डीपीएसपी का कोई भी पॉलिसी है, डीपीएसपी के अंदर कुछ भी अगर चीज़ें हैं तो कोई स्टेट चाहे तो कर सकता है, कोई स्टेट ना चाहे तो नहीं करेगा। दूसरा स्टेट ये नहीं बोल सकता कि भाई उस स्टेट ने ये काम नहीं किया, और ना अगर पहले स्टेट का मन करे तो आज वो अप्लाई कर रहा है, कल वो चाहे तो नहीं करेगा। उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं कि आज अगर मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मुझे लाइफ लॉन्ग रखना ही है। स्पार्किंग नेशन वाइड डिबेट, जिससे क्या हुआ, उत्तराखंड ने जैसे ही यूसीसी को अप्लाई किया तो पूरे नेशन में काफ़ी सारे विवाद हुए। कुछ लोग इसके फेवर में आए, कुछ लोग अगेंस्ट में आए। ऑब्वियसली हमेशा कभी भी ऐसे कोई टॉपिक होती हैं तो उसमें कुछ फेवर में आएंगे, कुछ जो है उसके अगेंस्ट में आएंगे। सपोर्टर्स आर्गू इट फॉस्टर्स नेशनल यूनिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना पॉइंट क्या रखा कि ये नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देगा, मतलब एक नेशन की जो यूनिटी है, एकता है, उसको बढ़ाएगा। क्योंकि एकता कैसे बढ़ाएगा कि अगर सभी लोगों के लिए सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं तो उससे क्या है, अपने आप में वो एक सिंबल होता है कि सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, सभी इकट्ठा हैं। एंड जेंडर इक्वालिटी, इसमें क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं यूसीसी। कैसे जेंडर इक्वालिटी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आज एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल माइंडसेट समझते हैं हम कि सोसाइटी का माइंडसेट कैसा होता है कि अगर एक मेल फीमेल को स्लैप कर रहा है तो वो गलत है, अगर फीमेल स्लैप कर रही है तो कहीं ना कहीं फीमेल प्रताड़ित है, ऐसा सोसाइटी का मानना है। बट हमने रिसेंट कुछ टाइम में देखा है, यूपी के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ कि कुछ कैब ड्राइवर्स को जो है फीमेल स्लैप कर रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं। जब पता चला तो वो जो फीमेल है वो ड्रंक है या फिर वो बदतमीज़ी कर रही हैं। तो अगर यूसीसी अप्लाई हुआ उत्तराखंड के अंदर तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मेल फीमेल इक्वालिटी को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ीमेल ही गलत कर रही हैं या मेल गलत नहीं करता है। इट्स ओनली द मैटर्स ऑफ कि कौन सही है कौन गलत है। वो सारे के सारे लॉज जो है, अगर मेल को अरेस्ट किया जा रहा है हाथ उठाने पे तो फीमेल को भी उसी टाइम अरेस्ट किया जाएगा हाथ उठाने पे। वाइल क्रिटिक्स कौन है, क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, कौन अगेंस्ट में है। क्रिटिक्स फियर इट मे इन्फ्रिंज ऑन रिलीजियस फ्रीडम। क्रिटिक्स का क्या डर है, जो इनके अपोजिशन में है कि यूसीसी अप्लाई नहीं होना चाहिए, उनका डर क्या है कि कहीं ना कहीं यूसीसी क्या है, रिलीजियस फ्रीडम को कहीं ना कहीं दबाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादियां करना अलाउड है तो कल तो 4 शादियां बंद हो जाएंगी, या फिर 4 शादी का मेल हिंदू में भी बढ़ावा आ जाएगा कि 4 शादी हिंदू भी कर सकते हैं। तो इससे क्या, हिंदू वाले धर्म को क्या लगेगा कि भाई 4 शादी का अगर परमिशन मिल जाएगा तो हिंदू में हमारी बहन बेटियों को दिक्कत होगी, मुस्लिम में क्या है कि भाई हम 4 शादी नहीं कर पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो रिलीजियस फ्रीडम से जो रिलीजियस बेनिफिट्स मिलते हैं, रिलीजन के नाम पर जो भी चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं डर है कि वो उसको डैमेज करेगा। बैलेंसिंग दीज कंसर्न्स इज़ द की टू ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन। यही जो कंसर्न्स हैं कि रिलीजियस फ्रीडम को दबाव पड़ रहा है या नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिल रहा है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, यही सारे कंसर्न्स हैं जिसको हमें हैंडल करते हुए और इस यूसीसी को एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ मूव कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको यूसीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अपने सारे डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी कुछ हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल कैच करो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।